तो उस पगडंडी पे आते समय कुछ एहसास हुआ इस बात का कि कुछ पीछे छूट गया है? ट्रैक्स में जाना, शैतानी करना, दूसरों के फीते बांध देना। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को टाइम दे पाते हैं आप? तो राहुल गांधी ने अपने ही सेनापति की बात नहीं सुनी। आपके नाम आने से बहुत सारे लोगों की नींद खराब हो गई थी। और मैं जिद करके गया, मैंने कहा 4 आदमी मैं अपनी गाड़ी में बैठा के लाऊंगा, 4 लोगों को लेके घूमूंगा, लेकिन मैं आऊंगा। 9 लोग जब शिफ्ट हुए, हम उसको संभाल नहीं पाए। जो सीनियर होते हैं वो किसी जूनियर को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। क्या हुआ, उन्होंने क्यों बैकस्टेप लिया? कांग्रेस ने 5 में से 4 सीट पर सरेंडर किया है। आपको लगता है कि बॉबी जिस पर लड़ाई कर रहे हैं वो मुद्दे सही है? पहले हरीश रावत, फिर उनकी पत्नी, फिर उनकी बेटी, फिर उनके बेटे। पीसीसी प्रेसिडेंट होने के नाते इसको आप उचित समझते हैं? पार्टीज को ये सोचना चाहिए। और अगर हरक सिंह रावत लड़े होते तो? करण माहरा क्यों नहीं लड़े हैं चुनाव पर? हरीश रावत और करण माहरा के बीच में प्रेम कैसा है? प्रमुख का चुनाव लड़ा, ही वॉज नॉट हैप्पी। एमएलएज मेरे साथ थे मैक्सिमम, लेकिन रावत जी ने इंटरवीन किया। तो मुझे कभी कभी लगता है वो मुझे ही डोंट लाइक मी। नए नेता आए हैं, यंग नेता आए हैं, पुराने लगभग सही भाषा में अगर कहूँ तो इस चुनाव के बाद से एक्सपोज से होते नजर आ रहे हैं। मुझे अपनी किश्ती डूब जाने का नहीं है गम, मुझे अपनी कश्ती डूब जाने का नहीं है गम। जो बैठे हैं वहाँ मेरे सहारे, मुझे तो है उनके डूब जाने का गम। कहाँ से शुरुआत की संस्कृति की और कहाँ पहुँचा दिए सभी नेताओं ने? दोषी तो सब है, मैं भी हूँ। करप्शन तो करप्शन ही है ना। तो फिर राजा को फर्क नहीं पड़ता। तो इतनी हिम्मत राजनेताओं की कैसे हो? फिर अरविंद केजरीवाल को जेल क्यों डाला? सारे लोग हमाम में नहीं है। नेता हो या अभिनेता, लेकिन शीर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है। शुरुआती सीढ़ी थोड़ा सा कमजोर होती है, फिर धीरे धीरे मजबूती की तरफ बढ़ता चला जाता है व्यक्ति। आज हम एक ऐसे ही नेता से बात कर रहे हैं, करण माहरा, प्रेसिडेंट हैं उत्तराखंड के कांग्रेस के। नमस्कार। आप सीढ़ियों की जैसे बात की जाती है कि कहीं पर पहुंचने के लिए किसी सीढ़ी की जरूरत पड़ती है जी, तो करण माहरा की अगर हम बात करें तो पहली सीढ़ी क्या है? मेरी पहली सीढ़ी रही उत्तराखंड आंदोलन। उसमें जब राज्य नहीं तो चुनाव नहीं के टाइम में मैं सक्रिय हुआ था और स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी जी के साथ उनके सानिध्य में रहा। और क्योंकि पिताजी मेरे गोविंद सिंह मेहरा जी बड़े पॉपुलर थे पॉलिटिकली, वो आदरणीय सीबी गुप्ता जी के अगेंस्ट चुनाव लड़ते थे। और मार्कली जब उनको आए थे कवर करने के लिए तो उन्होंने उनका बुक में जिक्र किया। तो किताब पढ़ते पढ़ते मुझे लगा यार फादर का इतना नाम है, तो मैं इम्प्रेस था अपने पिताजी के कामों से। उनके संग जब वो बेड में रहे 3-4 साल तो उनका सानिध्य भी काफ़ी रहा, तो उनसे चर्चे पुराने सुनता था, चंद्रशेखर जी के बारे में, नारायण दत्त जी के पहले चुनाव के बारे में, हेमवती नंदन बहुगुणा जी उनके मित्र थे उनके बारे में। तो उन चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया। राज्य नहीं चुनाव नहीं के मामले में हम राज्य आंदोलन में आए और उसके बाद फादर की डेथ हो गई। फिर मैंने अपना जो शुरुआत की, मतलब पहली सीढ़ी में अपने फादर को ही मानता हूँ। शुरुआत मैंने की फादर की डेथ के बाद। फिर मैंने क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा। मैं सीधे एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा हूँ और क्षेत्र पंचायत के रूप में चुना गया। उसके बाद मैं ब्लॉक प्रमुख बना। ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद 2007 में अजय भट्ट जी से चुनाव लड़ने का मुझे मौका दिया पार्टी ने और उसको मैं जीता था अजय भट्ट जी से। तो वही शुरुआत थी। करण माहरा का दोस्ती का दौर कैसा हुआ करता था? हम कुछ पुराने दोस्त? बहुत अच्छे दोस्त हैं, यादें हैं। ट्रैक्स में जाना, स्पोर्ट्समैन था तो साल के 2-3 टूर्नामेंट फुटबॉल खेलना, 2-3 टूर्नामेंट क्रिकेट खेलना, 2-3 टूर्नामेंट टेनिस खेलना, इस तरह की लाइफ थी। और यारबाज के नाम से फेमस था, दोस्तों के संग अल्लड़बाजी थी। और लखनऊ में भी काफ़ी दोस्त हैं क्योंकि लखनऊ भी सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ा कुछ समय, वहाँ की यादें हैं, कॉलेज टाइम की यादें हैं। और रानीखेत में बहुत अच्छे दोस्त, आज सभी लोग अच्छे सोपान पे हैं। अच्छा लगता है, लेकिन मिलने का टाइम है बहुत कम। यारबाज का कोई किस्सा? बहुत सारे किस्से हैं। ट्रैक्स में जाना, शैतानी करना, दूसरों के फीते बांध देना, रात को रुकसैक गायब कर देना, किसी का स्लीपिंग बैग गायब कर देना, और बहुत सारी चीज़ें। होलियों में जो है बहुत सारी शैतानियाँ, लोगों को ड्रम के अंदर फिक्स कर देना और गर्दन बाहर रखना, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने की हैं। और अच्छे काम भी करते थे दोस्तों के संग। जैसे पिकनिक्स में जाना है तो वहाँ फिर हम कुछ प्रकृति के लिए भी काम करते थे। जो जानवर हैं उनके लिए गड्ढे खोदना ताकि बरसात का पानी इकट्ठा हो जाए तो उनको पानी अवेलेबल हो जाए। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी रहती थी। और वो सारे दोस्त जो इन अच्छी एक्टिविटीज़ में थे वो सब आज अच्छी जगहों पे। कहा जाता है कि जो बचपन का दौर जैसा अभी आपने बताया
और राजनीति की जो पगड़ होती है, पगडंडी जिसे हम कहते हैं, वो बड़ी कठिन होती है, बिल्कुल। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी होती है। तो उस पगडंडी पे आते समय कुछ एहसास हुआ इस बात का कि कुछ पीछे छूट गया है? निश्चित ही, क्योंकि मेरे को याद है पिताजी डेड ऑनेस्ट थे। हालांकि वो यूपी में मिनिस्टर भी रहे, लेकिन उनके इलाज में हमको दिक्कतें आ रही थी। उनके अंतिम समय में कोई साथ नहीं खड़ा था, दवाइयों के लिए दिक्कत थी, लेकिन मैं खुश था। दोस्त थे, खेल थे, पढ़ने का शौक़ था, थोड़ा बहुत पढ़ता था, लेकिन मैं सेटिस्फाइड था, खुश था। और उसके बाद राजनीति में आया, चाहे आंदोलन की वजह से आया, जैसे भी आया, उसके बाद जो वो समय है, व्यक्तिगत जो समय है, जो स्पेस है, वो स्पेस नहीं रहती। उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं आपसे, और उन उम्मीदों को पूरा करना या उस स्टेटस को मेंटेन करना, वो सबसे दुर्लभ, सबसे कठिन चीज़ है। अगर आप ईमानदार हैं तो और भी कठिन है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को टाइम दे पाते हैं आप? नहीं दे पाता, बहुत बहुत दिक्कत है। बच्चे क्या क्या करते हैं आपके? 2 बेटियां हैं मेरी, एक 4th में है, एक अभी 9th में है। और कभी कभी 2-3 महीने में कभी एक बार मिलता हूँ, और कमी लगती है। हाल ही का ऐसा कोई वाकया याद है जब बच्चों को आप आइसक्रीम खिलाने के लिए ले गए हो? नहीं, हाल में नहीं, मेरे ख्याल से 3 साल पहले एक बार वहाँ बलूठिया जी का एक शॉपिंग मॉल है हल्द्वानी, वहाँ दिन में KFC ले गया था, और रात को उनको वही हॉट एंड पॉट करके एक रेस्टोरेंट वहाँ खाना खिलाया था। 3 साल हो गए। 3 साल बहुत लंबा वक्त है। बच्चों की नाराज़गी नहीं होती है? होती है। बड़ी वाली तो समझदार है, कुछ नहीं कहती। छोटी वाली कभी कभी कहती है, पापा आप ध्यान नहीं रखते हो, घर में आटा चावल चाहिए होता है और आप पूछते नहीं हो पैसे ख़त्म हो गए नहीं हो गए। कभी कभी वो मजाक भी इस तरीके की करती है। हालांकि सटायर रहता है, लेकिन मैं लकी ये हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसे नाराज़ नहीं है, पर उनको निश्चित ही अपने पाप की कमी तो लगती होगी। राजनीति में जब आप मुकाम पर पहुँचे, चुनाव लड़ा, जीते, उसके बाद कई दोस्त बने, और राजनीति के अंदर कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनके पीछे एक दुश्मनी छिपी रहती है। नज़र आए कुछ ऐसे लोग? निश्चित ही बहुत सारे मीठे और कड़वे अनुभव हैं, क्योंकि जब मैं बना था तो पहले दिन का मेरा एक वो किसी अखबार ने छापा भी था, मैंने लिखा था कि एक शेर मैंने बोला था, तो उसको काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिली थी। क्या शेर था, याद है? हाँ, जो बैठे हैं वहाँ मेरी कश्ती के सहारे, मुझे अपनी किश्ती डूब जाने का नहीं है गम, मुझे अपनी कश्ती डूब जाने का नहीं है गम, जो बैठे हैं वहाँ मेरे सहारे, मुझे तो है उनके डूब जाने का गम। क्योंकि जब मैं प्रमुख बना तो एक एम्पायर सी होती है, आपके एडीओज होते हैं, आपका स्टाफ होता है, और आप अपने तरीके से निर्णय लेने के लिए स्वच्छंद होते हैं। कानूनों के दायरे में रहते हुए आप निर्णय लेते हैं डेवलपमेंट के, आप योजनाएं बनाते हैं। और मुझे ये था कि मैं विधायक बनूंगा तो ये चेंज कर दूंगा सिस्टम में, ये परिवर्तन कर दूंगा, मैं ऐसे बोलूँगा। लेकिन जब मैं विधायक बन के आया, जो अंदर के हालात थे उनने मुझे एकदम तोड़ दिया। कानून बन रहा है, विधायकों को उसकी कॉपी नहीं मिल रही, ठीक 1 घंटे पहले कॉपी मिल रही, उसको स्टडी कब करेंगे, कब उस पर चर्चा करेंगे। इस रवैये ने मुझे तोड़ा। दूसरा, डिपार्टमेंट्स की जो जवाबदेही है जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं होती। मंत्री और सरकार कोशिश ये करते हैं कि सरकार के ऊपर लांछन ना लगे, इस ओर वो ध्यान नहीं होता कि ये अगर कोई कमी है या इससे सोसाइटी का नुकसान हो रहा है तो इसमें हम कानून बनाए कि इस चीज़ को दुरुस्त करें, इस ओर ध्यान नहीं है। आपके क्वेश्चंस नहीं लगेंगे, अति विस्तारता के रूप में उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, किसी बहाने से आपका प्रश्न नहीं लगने दिया जाएगा। आप नियम 58 में लगेंगे तो सुना जाएगा, फिर उसके बाद उसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो दिक्कतें हैं, और ये समय के साथ आई है। जो समय अवधि बदी है कि साल में कम से कम इतने दिन हाउस चलना चाहिए, वो नहीं होता। इधर मैंने देखा, अब आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड, पिछले 2-2.5 साल में, मतलब ये गवर्नमेंट के साथ 1-1.5 साल पहले, उधर से मुख्यमंत्री के कितना प्रश्नकाल लगा है, इसके हार्डली 1 दिन हुआ है, शायद 1 या 2 दिन, क्योंकि सोमवार का दिन नियत है, और सोमवार के दिन विधानसभा तब बुलाई जाती है जिसमें कंडोलेंस हो, नहीं तो मंगल से होगी या बुध से होगी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कोई चर्चा भी नहीं है, और चर्चा करने हम लोग यथागत अखबारों में बोलते हैं, लेकिन एक दिन छपता है, लेकिन वो चर्चा का विषय नहीं है, और लोगों को मेरे को लगता है कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। जबकि हालांकि इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पब्लिक में पड़ता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास सबसे महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, और उन्हीं विभागों में सालों साल तक
विधानसभा में चर्चा नहीं होती। तो ये बहुत बड़े रीज़न है जिससे दिक्कतें आ रही हैं। क्या विभागों, जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री के बाद महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, उन विभागों के उनके पास रहने की वजह से क्या जितने भी विधायक हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, क्या वो सही मायने में उन पर चर्चा कर पाते हैं अपने मंत्री से या अपने मुख्यमंत्री से? मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि मैं भी जब विधायक था, मैंने पक्ष में रह गए। हाँ, मैं डिप्टी लीडर था। मैंने कई बार इसमें हंगामा काटा, कई बार प्रेस की, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप पब्लिक जो है ओवर मैंडेट देती है जब, तो फिर राजा को फर्क नहीं पड़ता या राज करने वाले को फर्क नहीं पड़ता। उसको लगता है कि ये तो ऐसे ही चलेगा। मेरे साथ तो 57 विधायक हैं, 47 विधायक हैं। पब्लिक को भी इस चीज़ को समझना चाहिए, कहीं ना कहीं पावर को बैलेंस करने की ज़रूरत है इस देश में, ताकि सत्ता पक्ष में और विपक्ष में दोनों में बराबर का दबाव रहे और वो दबाव पब्लिक के हित में हो। मैंने बोला कि जब डिपार्टमेंट्स के बारे में चर्चा ही नहीं होगी तो क्यों डरेगा मियाँ भाई कोतवाल, तो डर काहेगा। तो ये हालात है और बहुत सारी चीज़ें पचा जाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, NH-74 का मामला जब मैंने उठाया तो उसको दबाने की कोशिश हुई। उसके बाद मैंने उसमें आर्बिट्रेशन का मामला उठाया, उसमें गैरसैंण में आर्बिट्रेशन बड़ा मामला था, लेकिन आज उसके क्या हालात हैं, क्या है, कहीं कोई खबर ही नहीं है, ना कोई उस पर बोल रहा है, ना कोई चर्चा हो रही है। क्योंकि जो NH-70 में घोटाला हुआ वो छोटा था, उसमें रोड से संबंधित कोई अन्य चीज़ें, वो 200 करोड़ का होगा, लेकिन जो 750-800 करोड़ का घोटाला था उसमें चर्चा नहीं है, क्योंकि वो था जिसमें ज़मीनों की कीमत कई गुना बढ़ाकर काश्तकार को दिया जाता था, तो काश्तकार से वो रिटर्न उसमें से कुछ पैसा लिया जाता था। वो बहुत बड़ा घोटाला था और उस घोटाले के बारे में कोई चर्चा नहीं है। और केंद्र के मंत्री नितिन गडकरी जी उस समय थे, हालांकि मैं उनको बहुत अच्छा मानता हूँ उनकी योजनाओं को लेकर, लेकिन नितिन गडकरी जी का चिट्ठी आया सरकार को कि अगर NH के कर्मचारियों पर आप कार्रवाई करेंगे तो हम आपके प्रोजेक्ट्स रोक देंगे। तो इतनी हिम्मत राजनेताओं की कैसे हो रही, इतनी हिम्मत मंत्रियों की कैसे हो रही है कि वो किसी स्टेट के प्रोजेक्ट्स को रोकने की बात करें कि आप सब किसी को कल्प्रिट नहीं बनाएंगे या कि कोई किसी को भी आप जिम्मेदारी नहीं देंगे। उस चिट्ठी की भाषा मैंने पढ़ी थी, उसमें कुछ एक लाइन और भी लिखी थी, उसमें कहा था कि डिस्टर्ब हो जाएगा, काम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उससे क्या लगता है आपको? देखिए, ये बहाना है। अगर मैं चोर हूँ, मैंने कहीं कोई भ्रष्टाचार किया है, तो मैं फिर अरविंद केजरीवाल को जेल क्यों डाला? अरविंद केजरीवाल को काम करने देते ना, उसकी वजह से तो पूरी दिल्ली का काम रुक रहा होगा, मुख्यमंत्री है। तो अगर कोई कर्मचारी अधिकारी भी इन्वॉल्व है, बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के तो होता नहीं। आपने 2 करोड़ की जमीन 10 करोड़ की कैसे कर दी विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ? तो उन अधिकारी को जेल में जाना चाहिए। कभी सरकारी काम रुकते हैं, सरकारें आती है जाती है, दूसरा सरकार आता है, दूसरा मुख्यमंत्री बनता है, दूसरा मंत्री बनता है, काम तो चलता है ना सर एज इट इज। कोई अधिकारी जाएगा, दूसरा उसकी जगह लेगा। तो ये लेम एक्सक्यूजेज हैं और मुझे लगता है, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि नितिन गडकरी की जिस पर्सनालिटी को मैं जानता हूँ, उनकी तरफ से इस तरीके के पत्र आना मुझे बहुत धक्का लगा था। आपने भी राजा का जिक्र किया। 1952-53 के पहले चुनाव लोकसभा के हुए थे जी, और तब पूरी तरह से ये राजशाही खत्म हो गई थी जी। एक राजशाही बची हुई थी, लेकिन सबसे पहला जो वोट डाला निजाम हैदराबाद ने वोट डाला जी। तो क्या अब आपको लगता है कि वो राजशाही अभी भी कायम है जो 1952-53 में हमने समाप्त मान ली थी, या अभी कायम है वो राज? देखिए, देखने का तरीका चेंज हो गया है। वो राजा थे, उसमें कुछ कमियां जरूर थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी चीज को लेके बधे हुए भी थे, प्रजा के प्रति भी, और चीजों जो निरंकुश है वो तो सब जगह रहता है। लेकिन आज जो जिनको अधिकार मिले हैं, उनके अधिकार, उनके आप हालात देखें, कोई 2000 करोड़, 5000 करोड़, और जिस तरीके से धन्ना सेठों के 16 लाख करोड़ रुपया मांग किया गया है, ये क्या राजशाही से कम है? एक गरीब आदमी जो गांव का है वो 10,000 लोन लेता है सर, तो उस 10,000 की अगर वो 1 महीने किस्त या 2 महीने किस्त नहीं देता, अमीन घर आ जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, जमीन कुर्क करने की बात, घर कुर्क करने की बात होती है। दूसरी तरफ जिनके पास सब कुछ है, उनके 16 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ रुपया कम होता है सर एनपीए। उसके अलावा मेरी प्रॉपर्टी है देश की, अभी शायद वो बच गया अशोका होटल में, तो उसको भी देख रहा था कि लाइन पर लगा हुआ है। एक प्रॉपर्टी 2000 करोड़ रुपए की है, एक सेठ को मैं 3000 करोड़ रुपए सरकार से या 1500 करोड़ सरकारी बैंकों से लोन दिला दे रहा हूँ, और सरकारी संपत्ति को जो 2000 करोड़ की उसको 900 करोड़ रुपए में बेच दे रहा हूँ। अपना ही पैसा दे रहा हूँ खरीदने के लिए, और अपनी संपत्ति 900 करोड़ में 1100 करोड़ के कम में बेच दे रहा हूँ। ये जो सब चीज़ें हुई हैं इस देश में, ये चल रही हैं, निश्चित ही जो लोगों ने, नीति निर्धारकों ने, पुराने लोगों ने चीज़ों को
बसाया, बनाया, डेवलप किया, आपके इंस्टीट्यूट्स को खड़ा किया, उन सब चीज़ को आज की डेट में खतरा है। और ये मैं किसी पार्टी विशेष को नहीं रहा, सारे लोग हमाम में नंगे हैं, जिसको मौका मिल रहा है वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है। और ये जो नई चीज़ें लोग सीख रहे हैं, नई जनरेशन जो सीख रही है, आने वाले भविष्य में कितना खतरनाक विकराल रूप इसका होगा वो कल्पना से भी बाहर है। हम ये मानते हैं कि जब भी किसी घर को बनाया जाता है उसकी नींव रखी जाती है जी। अगर हम देश की बात करें तो करीबन 60 से 65 साल के आसपास कांग्रेस ने राज किया जी। कुछ वक्त अलग अलग पार्टीज के लीडर्स आए, छोटे, हाँ और अब मोदी सरकार है पिछले 10 साल से जी। ये जो करप्शन की नींव रखी गई, इसमें क्या पुरानी सरकारें भी दोषी मानते हैं आप? देखिए, इसको दो रूप में देख सकते हैं सर हम। जैसे कोलगेट है मामला, आरोप लगे और ये था क्योंकि सूचना का अधिकार कांग्रेस ने दे दिया तो चीज़ें निकली, लेकिन उसमें पर्टिकुलर टाइम को, परिस्थितियों को, सब चीज़ को नज़र में रखना चाहिए। जिस समय देश की इंडस्ट्रीज हम खड़ी कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, हमारे नीति निर्धारक जब चीज़ें खड़ी कर रहे थे, उस समय हमारा कंपटीशन उन देशों से था जो विकसित देश हैं। तो अपनी इंडस्ट्रीज़ को जीवित रखने के लिए आपने कोयला इत्यादि चीज़ों में सब्सिडी अपनी इंडस्ट्रीज़ को दी। उसको हम आज की डेट से हम कैलकुलेट करें कि इतना आपने का रेट होना चाहिए था, इतने कम में दिया, तो ये घोटाला नहीं है। लेकिन हल्के हल्के जब हमारे इंडस्ट्रीज़ खड़ी हो गई, नवरत्न कंपनियां खड़ी हो गई, हमारे यहाँ एजुकेशन में काम होना शुरू हुआ, केंद्रीय विद्यालय खोलने की सोच आई, IITs, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हमारे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, मतलब मानव संसाधन के रूप में जब देश को विकसित करने की ड्रीम हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। उस समय बड़े बड़े संस्थानों, NGC से लेके सारे खड़े किए गए, तो उसमें पैसा भी लगता है, उस समय चीज़ें डाइल्यूट भी की जाती हैं। लेकिन इस समय के करप्शन का उस समय के करप्शन में फर्क है सर। आज कोई चीज़ डेवलप नहीं की जा रही। आज कोई करप्शन तो करप्शन ही है ना सर। करप्शन नहीं कह रहा हूँ मैं, करप्शन दिखाया जाए, मतलब आपको लगे कि मुझे अपना घर ठीक करना है और घर ठीक करने के लिए आप लेबर लगा रहे हैं, आपने JCB नहीं लगाई कि ज़मीन हिल जाएगी। और आज की डेट जब JCB नहीं थी, अब आज की डेट में कराने में रहा है कि साहब जो काम आपने 3 लाख रुपए में किया फाउंडेशन का, ये काम मैं JCB से तो मैं 50,000 में कर देता, तो वो करप्शन में नहीं आता। हालात, उस समय की परिस्थितियाँ, वो समय जो था जिस समय ये चीज़ें हुई हैं, उन सब चीज़ों का बराबर आकलन होना चाहिए और किया होगा, क्योंकि इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने बाद में इन चीज़ों में चर्चा की है, नहीं तो अभी तक जेलें होती लोगों को। तो लेकिन उस समय चुनावी फ़ायदा लेके माहौल बनाया गया और लिया गया। लेकिन आज जो पैसा जा रहा है वो क्या चीज़ खड़ी करने में जा रहा है, कौन से इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं? जब प्रधानमंत्री केयर फंड का हिसाब आप नहीं मांग सकते हो, आप बताऊं मैं, जो पैसा वसूला गया बड़े लोगों से, उसका क्या खर्चा है, कहाँ खर्चा हुआ, उसकी जानकारी अगर देश का नागरिक नहीं ले सकता, तो फिर वहाँ पर समझ में आता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। नहीं, पर जो RTI का राजीव गांधी की तरफ से एक RTI जो शुरू की गई, उस हिसाब से तो RTI लगी है और जानकारी मांगी गई है। नहीं, उस पर देखिए, उस पर प्रधानमंत्री जी ने, जो मोदी जी ने स्ट्रक्चर खड़ा किया, उसमें नियम है कि आप ये सूचना के अधिकार से ये चीज़ बाहर रखी जाएगी। जब सूचना के अधिकार से बाहर है तो कहाँ से आएंगे इंफॉर्मेशन, कैसे आएगी? नहीं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो भी डिसीजंस दिए हैं और SBI को निर्देश दिया, उसके बाद चीज़ें बाहर आई। तो यही बात इसके लिए भी चर्चा में है कि अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना किसी ने PIL की है इसमें, मुझे नहीं लगता। लेकिन PM केयर फंड की सूचना बाहर ना है, इसके लिए पुख्ता इंतजाम कानूनों में की गई है और उसकी वजह से चीज़ें बाहर नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड की आपने जिक्र किया, अभी जानकारी है कितनी पुख्ता कितना नहीं, मीडिया से हमको पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद भी वो छापे गए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। नहीं, ये आपको रिपोर्ट कहाँ पढ़ने को मिली कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी छापे गए हैं वो? ये देश के वरिष्ठ पत्रकार ने अपनी जो ये फ्रीलांसिंग करते हैं उसमें जिक्र किया इस बात का कि उसके बाद भी छापे गए हैं। और मैं अभी क्योंकि पुख्ता नहीं हूँ, क्योंकि लेकिन वो अभिसार शर्मा और ये ऐसे लोग हैं जो अगर कोई चीज़ कहते हैं तो उसका कहना कोई आधार होता है, और ये चीज़ें मेरे को लगता है आने वाले समय में जब डेट्स लगेंगे तो ये चीज़ें भी बाहर आएंगी। राहुल गांधी का जिक्र करना चाहता हूं यहाँ पर। राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए पूरे देश में यात्रा की। लगता है कि मोहब्बत की दुकान खोलने में कामयाब हो पाए? देखिए, कुछ तो असर है, एटलीस्ट चर्चा है। और बीजेपी ने अचानक से पप्पू का जिक्र करना छोड़ दिया है, ये उसका इफेक्ट है।
क्योंकि लोग सीरियसली ले रहे हैं, बातों को समझ भी रहे हैं, और लोग ये भी समझ रहे हैं कि जिसके पिता को बम से उड़ाया गया हो, आम परिवार होता तो शायद वो पब्लिक में जाता ही नहीं, या उसकी मां नहीं जाने देती। राजीव गांधी जी घर टुकड़ों में आए थे, उसके बाद भी सोनिया जी ने अपने बेटे को पब्लिक के बीच में इस तरीके से 4000 किलोमीटर पैदल चलने के लिए भेज दिया, जाने दिया कि आप जाओ, क्योंकि नफरत खत्म करनी है। जिस तरीके से नैरेटिव, अब यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ मैं, इसमें देहरादून में नगर पालिका में एक बहुत बड़ी जमीन का मामला बीजेपी के पार्षद ने उठाया, और ये माना गया सूचना के अधिकार में कि मतलब कब्जा किया है अवैध रूप से, आज तक नहीं छूटी। लेकिन आपने 4x6 की मज़ारें तोड़ दी, केवल इसलिए क्योंकि उसको मुसलमान भी नहीं मानता। मज़ार में तो जो मुस्लिम लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो तो मूर्ति पूजा के या इस तरह के स्ट्रक्चर के विरोधी होते हैं। तो उनको पता था, कैलकुलेटिव था। लेकिन आम आदमी में मज़ार मुस्लिम की है, वो सूफियत नहीं मानते, आम आदमी को पता ही नहीं सूफियत क्या है। तो उनको तोड़ के नैरेटिव सेट करने की कोशिश देश में हो रही है। ऐसे हालात में अगर राहुल गांधी जाता है और इन चीज़ों को एक्सपोज करता है लोगों के बीच में, तो निश्चित ही उसका असर पड़ा है। और मैं देख रहा हूँ आज युवा पढ़े लिखे लोगों में इन चीज़ों में डिबेट्स हो रही हैं, लोग बातचीत तो कर रहे हैं एटलीस्ट। तो बातचीत से ही रास्ता निकलता है, बातचीत से है आगे की का मार्ग खुलेगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अब लोग सीरियसली ले रहे हैं। जो उनकी एक फिगर बना दी थी बीजेपी ने कई करोड़ रुपया खर्च करके, वो उस पर परिवर्तन है, उनकी छवि में परिवर्तन है। राहुल गांधी की एक छवि और बनी हुई है कि वो खुद के फैसले ले नहीं पाते हैं। उसका एग्जाम्पल के तौर पर आप सबसे बड़े एग्जाम्पल है उसके। देश की राजनीति से थोड़ा सा अगर हम राज्य की राजनीति पर आए, तो प्रेसिडेंट किसी भी पार्टी का, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो पहला सेनापति के तौर पर देखा जाता है जी। चर्चा ये रही कि जब 2024 के लोकसभा टिकट की चर्चा चल रही थी, बात हो रही थी, तो राहुल गांधी ने अपने ही सेनापति की बात नहीं सुनी। टिकट ऐसे बांटे गए जो किसी भी तरीके से विजिबल नहीं लग रहे थे, फिजिबल नहीं लग रहे थे। माना यह जा रहा था कि जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के हिसाब से कोई और नाम, कोई और चेहरे आने चाहिए थे, लेकिन किसी की जिद कह लीजिए या राहुल गांधी की डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसकी कमी कह लीजिए, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, इसमें राहुल गांधी जी को मैं डायरेक्ट नहीं मानता, क्योंकि एक स्क्रीनिंग कमेटी पहले बैठती है और उसके बाद सीईसी की बैठक होती है। और इस बार दुर्भाग्य कहूँ, राहुल गांधी जी उन बैठकों में नहीं थे, उन्होंने उसको अटेंड नहीं किया, क्योंकि अध्यक्ष खड़गे साहब हैं। और बहुत सी चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं जो मुझे लगता है समय से निकलेंगी। मेरा केवल इतना कहना था कि जिन पे पार्टी ने इन्वेस्ट किया है, चाहे वो करण मेहरा है, चाहे अन्य नेता है, मुझे छोटी सी उम्र में अजय भट्ट जैसे दिग्गज से, जो सीएम कैंडिडेट था, उससे लड़ने का मौका दिया। मैं हारता या जीतता अपनी जगह थी, मेरे लिए एक इज्जत के मामला था कि भाई इतने बड़े आदमी से मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। 4 चुनाव मुझे पार्टी ने एमएलए के लड़ा दिए, मुझे डिप्टी लीडर रखा, एश्योरेंस कमेटी का चेयरमैन रखा, और इस समय मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया। तो मैं किसी भी तर्ज पर ना कहने की स्थिति में नहीं होना चाहिए। यहाँ एक चीज़ बड़ी अजीब सी मुझे लगी, जिसको मैं मेंशन भी करना चाहूँगा, मुझे कोई कहने में हर्ज भी नहीं है। जिन लोगों पे पार्टी ने इन्वेस्ट किया, उनको लीडर बनाया, उनकी एक पर्सनालिटी डेवलप हुई और वो एक कद काठी के लोग बने। अगर हालात सही होते, बेहतर होते, संघर्ष नहीं होता, तो क्या टिकट मैं नहीं लूँगा कहा जाता? जब संघर्ष का समय होता है, उस समय ही जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको मजबूत पार्टी ने किया है, उस समय नाव को उनको संभालना चाहिए, मेरा ये मानना है। और मैंने अपनी बात को पूरे दमखम के साथ वहाँ रखा है। मैंने पत्र के माध्यम से भी लिखा था। अब देखते हैं आने वाले भविष्य में क्या होगा। कहीं कहीं पर पार्टी की मजबूरियाँ भी होती हैं, मैसेजिंग का भी, ये राजनीति जो है, चुनाव जो है, मैसेज का भी गेम है, किस तरीके का नैरेटिव सेट होगा इससे, वो भी देखा जाता है। तो उसमें पार्टी की कहीं कहीं पर मजबूरी होती है, और राहुल गांधी जी इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व टिकट्स के वितरण में नहीं थे। आपको क्या लगता है कि अगर उस मीटिंग में राहुल गांधी होते और करण मेहरा को सीधे राहुल गांधी से बात करने का मौका मिलता, तो क्या राहुल गांधी समझ पाते कि करण मेहरा क्या कहना चाह रहे हैं? निश्चित ही मैं उनको बहुत अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि मैं तो कहीं था ही नहीं सर। मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हूँ, और मैंने बताया कि पिताजी के इलाज में भी दिक्कत थी। उसके बावजूद भी केवल ओल्ड पेंशन स्कीम जो मैं पहले भारत का पहला विधायक हूँ जिसने इसको विधानसभा में उठाया था। राहुल गांधी जी ने सिंसियरली उस बात को मुझसे पूछा, बात भी बताई, और उसके बाद उन्होंने जिन जिन स्टेट्स में हमारी सरकारें बनी उसमें लागू भी किया। और राहुल गांधी जी चीज़ों को बहुत बखूबी समझते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड
व्यक्ति है और आध्यात्मिक आदमी है, मैं अगर उसको एलिब्रेट करूँ, आध्यात्मिक आदमी है। और उन्होंने इस चुनाव से पहले जब मुझे बुलाया था, जब हम लोग को थोड़ी देर चर्चा हुई थी, तो उन्होंने थोड़ी देर मुझसे कुछ पॉलिटिकल चीज़ में चर्चा की। मैं जब चुनाव हारा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मैं कहीं हूँ। मैंने अपना कुछ शेड्यूल बनाया था, इतनी देर पढ़ूंगा, इतनी देर किसी गाँव की विजिट करूँगा, ये करूँगा, थोड़ा सोशल वेलफेयर के कुछ काम करूँगा, मैं इस तरीके से अपने 5 साल काटूंगा। मैंने अपना प्लान किया था हारने के बाद। लेकिन अचानक फ़ोन आया कि देहरादून पहुँचना है, आपको कुछ चीज़ें मैनेज करनी। मुझे लगा शायद अभी अनाउंसमेंट होगी लोगों की, तो मुझे अगर किसी के बीच में विवाद होगा तो मुझे पुल का काम करना होगा। लेकिन मेरा नाम आया तो मुझे लगा कि क्योंकि वो ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, और इस समय बहुत बड़े परिवर्तन का दौर है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं 1977 का जो सीन था, उसी तरीके की हिस्ट्री जो है रिपीट हो रही है। आपके नाम आने से बहुत सारे लोगों की नींद खराब हो गई थी, ऐसा है? देखिए, चलता है राजनीति कुछ में, अपने कुछ पराए होता है। जब आप राजनीति में आते हैं और जिसके लिए एक्सपेक्ट ना किया हो, उसको अगर कुछ बना दें तो सीनियर्स उसको बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करते। ये एक प्रकृति का नियम भी है। आदमी को लगता है मैं सबसे योग्य था, कोई भी, मैं भी, मुझे भी लगता होगा मैं सबसे योग्य हूँ। लेकिन जब मुझे लगा कि पार्टी हारी हुई है, तो हम चुनाव लगातार हार गए। पिछले 14 और 19 के चुनाव हम एक भी सांसद नहीं जीते, हम 17 में सरकार नहीं बना पाए, हम 22 में सरकार नहीं बनाए। कार्यकर्ता बहुत हताश था। तो मुझे एक ही काम सौंपा गया कि कैडर बिल्डिंग करनी है और आपको लोगों के बीच में जाना है। मुझे कई लोगों ने जो आप पार्टी छोड़ के चले गए, उनके क्षेत्र में आने के लिए मना किया। मैं तब समझ गया था ये छोड़ के जाएगा, ये व्यक्ति छोड़ के जाएगा पार्टी, क्योंकि जो पार्टी के अध्यक्ष को अपने विधानसभा क्षेत्र में पब्लिक से मिलने से मना करे, दौरे करने से मना करे, तो वहाँ समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और मैं जिद करके गया, मैंने कहा 4 आदमी मैं अपनी गाड़ी में बैठा के लाऊंगा, 4 लोगों को लेके घूमूंगा, लेकिन मैं आऊँगा। लेकिन वहाँ युवा लोगों ने साथ दिया और बहुत अच्छी 2-2, 2,500 हज़ार लोगों की मीटिंग है अभी। और रुद्रप्रयाग जब मैं पहले दिन गया, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, मेरी पहली मीटिंग में रुद्रप्रयाग में हार्डली 25 लोग थे। और क्योंकि गढ़वाल की हमारी 30 सीटें जो पर्वतीय क्षेत्र की और देहरादून की, हरिद्वार की 11 हम छोड़ दें, तो हम 1 सीट जीते थे 17 में आउट ऑफ 30, और 22 में हम 3 सीट जीते। तो इसका मतलब बहुत बड़ी हमारे में कमी आई है हमारे संगठन में, क्योंकि 9 लोग जब शिफ्ट हुए, हम उसको संभाल नहीं पाए। तो मैंने प्रयास किया और मैं 19 दौरे अब तक, बल्कि 20 हो गए, रुद्रप्रयाग जनपद के कर चुका। और गोदियाल जी के चुनाव में आप देखें, पूरा वर्कर उस एरिया में, क्योंकि हम वहाँ सक्रिय रहे, संगठन खड़ा था, हर 10 दिन में कार्यक्रम कर रहे थे, तो कार्यकर्ता है बूथ से लेकर वहाँ तक। और मैं उसमें लगा तो मेरा कार्यकर्ता हल्के बढ़ा। जब मैंने 10वीं मीटिंग की तो उस दिन हमारे 3-3.5 हज़ार वर्कर था उस मीटिंग में। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम ग्रो करेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। आपको मार भी सहन करनी है, आपको मार से बचना भी है, आपको पार्टी को भी स्ट्रेंथन करना है, आपको बीजेपी के हमले से बचना है। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ सर, पूरे देश में ऐसा विपक्ष का अध्यक्ष होगा जिसके पुतले सत्ताधारी दल ने जलाए हैं। तो मैं तो अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैंने बीजेपी की इतनी नींद तो हराम की कि पूरे संगठन को, पूरे प्रदेश में करण मेहरा के पुतले जलाने पड़े। कई बीमारी हैं शरीर के अंदर पैदा होती हैं जिनका इलाज है। जिस बीमारी का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो आपने इशारों में बताया कि जो सीनियर होते हैं वो किसी जूनियर को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। ये बीमारी कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इलाज है इसका? इलाज है। कैसे? कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी रही है सर आज तक। कभी नेहरू जी के नाम पे जीत गए, कभी इंदिरा जी के नाम पे जीत गए, कभी बहुगुणा जी के नाम पे हो गया, कभी मतलब तिवारी जी। और दूसरी तरफ हमारा जिनसे मुकाबला है वो कैडर है। वहां संगठन चुनाव लड़ता है, कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है। इसी को बदलने की जरूरत है। जब तक संगठन और पदाधिकारी जो पद में बैठा व्यक्ति है उसमें एक डिफरेंस होना चाहिए। आपको जिता दिया, आप लेजिस्लेचर का जो वर्क है आप वो करिए, आप कानून बनाइए, आप लोगों की सेवा जिस तरीके से करने के लिए आप रिप्रेजेंटेटिव है उनको रिप्रेजेंट कीजिए। ये आपकी सीमा है, ये आपको करना। संगठन का काम संगठन के तरीके से हो। तो अगर कोई नेता शिफ्ट भी करेगा तो संगठन रहेगा, पार्टी जीवित रहेगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, जब 9 विधायक गए 2017 में, हरीश रावत की जब गवर्नमेंट गिरी, उस दंश को हम 10 सालों में नहीं भर पाए। वो कारण यही था कि वहां कैडर नहीं था। मेरे फॉलोवर हैं, कांग्रेस के फॉलोवर चाहिए। नेता के फॉलोवर से ज्यादा जिस दिन कांग्रेस के फॉलोवर होंगे उस दिन एक तो नेता पार्टी को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा,
और पार्टी मजबूत होगी। उसी ओर को कांग्रेस को बढ़ना चाहिए। आपको लगता है कि आपके यहाँ ऐसे नेता हैं भरमार जिनकी ज़्यादा है, जो ब्लैकमेल करते हैं? देखिए, इसमें मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं आप दिक्कत ब्लंट है कहने के लिए? नहीं, मैं अब इस समय क्योंकि चुनाव का माहौल भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं इस समय, क्योंकि मैं कृष्ण को मानता हूँ, ठाकुर जी महाराज को। उन्होंने कभी कभी कहा कि भला करने के लिए कहीं कहीं पर चुप भी रहना चाहिए, क्योंकि आपका फोकस अपने गोल पे होना चाहिए। मेरा फोकस अपने गोल पे है। जिन कैडर खड़ा हो जाएगा सर, इन सब चीज़ों के प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। ठाकुर जी महाराज को मानते हैं, आपका अंदाज भी बिल्कुल कानों में कुंडल और उसी अंदाज में है। ठाकुर जी महाराज में दोबारा से लौट आते हैं हम। पहले मैं किसी और सीट की बात करता हूँ। उम्मीद है कि आप जिस तरह से ओपन बात करते हैं करेंगे बात। अल्मोड़ा की सीट पर यह माना जा रहा था कि यशपाल आर्या, जो आपके सबसे बड़े दलित के चेहरे हैं, वो वहां पे फाइट करेंगे। ये भी माना जा रहा था कि शायद आप भी यही चाहते हैं जी। क्या हुआ, उन्होंने क्यों बैक स्टेप लिया? देखिए, मेरी जो सर्वे थी, और मैंने इस चुनाव से पहले 10 साल के बाद ये हुआ है, मैंने सारे जिला सम्मेलन किए, और जिले सम्मेलन में नब्ज टटोली जाती है, आप जानते हैं इस बात को। मैंने वर्कर्स से 1 to 1 भी बात की, मंच पे लोग क्या बोल रहे उसको भी ध्यान दिया, उसको लिपिबद्ध भी किया, लोगों से फ़ोन पे भी बात की, कुछ सर्वेस भी करे। तो मेरे हिसाब से ये था कि अजय टम्टा को लेकर बहुत नाराज़ी थी पिछले 10 साल के कार्यकाल को लेकर, और अंकिता से लेके अग्निवीर से लेके सारे तमाम मुद्दे थे। और प्रदीप भाई अच्छे ऑडिटर हैं, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन प्रदीप भाई का कनेक्ट कम था लोगों से। तो अगर 100 लोग अजय टम्टा से नाराज़ थे तो 50-60 लोग प्रदीप भाई से भी नाराज़ थे, और बीजेपी के पास संगठन भी है, तो वो और स्थितियाँ हो जाती हैं। मैं चाहता था, क्योंकि यशपाल आर्या जी स्वाभाविक लीडर हैं एससी के, क्योंकि एससी में वो पहला नाम था जिसने आज़ादी के बाद इतना बड़ा स्थान प्राप्त किया, कई बार कैबिनेट मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, फिर नेता प्रतिपक्ष, इस तरीके के पद उनके पास रहे। तो जो एससी कम्युनिटी है हमारे पहाड़ की, वो उनको अपना स्वाभाविक नेता मानती है। और क्योंकि नारायण दत्त तिवारी जी के बहुत क्लोज अनुयायी रहे और पहचान बनी उनकी कि नारायण दत्त तिवारी जी के राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है, तो ब्राह्मण समाज जो काफ़ी कुछ हमसे अल्मोड़ा पे थोड़ा अगर मैं कट गया था कुछ कारणों से, वो उनके मन में भी ये था कि अगर यशपाल आएगा तो हम यशपाल को चुनेंगे। तो मैंने अपनी इसी भावनाओं को व्यक्त किया था कि यशपाल आर्या जी लड़े तो बेहतर होगा और हम चुनाव जीतेंगे। और मैंने तो यहाँ तक कहा था कि मैं 100% की गारंटी दूंगा उस सीट को जीतने की। लेकिन दुर्भाग्य है, यशपाल जी ने स्टेप बैक किया और उन्होंने ये इच्छा नहीं जताई लड़ने की, और पार्टी ने उनकी बात को माना। दूसरी महत्वपूर्ण सीट गोदयाल जी जिस पे चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो हमने सर्वे किए अभी तक, कांग्रेस ने 5 में से 4 सीट पर सरेंडर किया है। सिर्फ एक सीट है जिसमें कांग्रेस फाइट में है और कांग्रेस जीतने की कंडीशन में है, वो पौड़ी गढ़वाल है। देखिए, मैंने शायद अगर पुराने इंटरव्यूज आएंगे तो मैंने कहा था उसमें कांग्रेस सीरियसली नहीं ले रही थी। लोग कह रहे थे हरिद्वार और नैनीताल, मैं कह रहा था हरिद्वार और अल्मोड़ा और पौड़ी। उसका कारण था कि पौड़ी में सबसे ज़्यादा अग्निवीर का इफेक्ट है, पौड़ी से अंकिता भंडारी है, पौड़ी में हमारा जोशीमठ का विषय है, और पौड़ी में ही जो 17 लोग चमोली में करंट से मरे थे वो भी विषय वहीं का था, और ममता जोशी बहुगुणा कांड और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम वहाँ बात कर सकते थे। मैं कहता था कोई अच्छा बोलने वाला तेज तर्रार नेता वहाँ जाएगा तो चीज़ें बदल सकता है, हमको वहाँ काम करना चाहिए। तो अच्छा है, गोदयाल जी तेज भी हैं, बोलते भी अच्छा हैं, और उनमें पूरी लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, और वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ भी रहे हैं। लेकिन एक दिक्कत हमको और आ रही, रावण रथी वीरथ रघुवीरा कहा गया है, और साधनों की कमी कांग्रेस के पास इस समय है, और गोदयाल जी को भी मेरे ख्याल से दिक्कतें आ रही होंगी। मैं पीसीसी चला रहा हूँ, मुझे भी पता है कि बहुत दिक्कतें आ रही हैं चलाने में, क्योंकि साधन विहीन हम लोग इस समय हैं, बिल्कुल हैं। हरिद्वार की सीट और टिहरी की सीट में इस समय हम अच्छा करें। नैनीताल भी पिक किया है, आप देखिएगा, मैं जीत हार की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो पिछले लोकसभा के चुनाव थे उससे बेहतर स्थिति में इस बार कांग्रेस होगी। टिहरी में भी जिस तरीके से रानी का विरोध हुआ, परसों गणेश जोशी का विरोध हुआ, तो लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर कुछ चीज़ें हैं। साधन हो जाए और थोड़ी सी मेहनत हो जाए, संगठन पूरा एकजुट होकर अगर अंदर खाने भी काम करे, तो मुझे लगता है कि बहुत दिक्कत नहीं है, हम जीत भी सकते हैं। हरिद्वार की सीट तो आपने गिफ्ट कर दी है, लेकिन मैं हरिद्वार पे बाद में आऊँगा, पहले टिहरी पे मैं आना चाहता हूँ। टिहरी में ये चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस बॉबी पवार को
जो बेरोजगार की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको या तो समर्थन दे सकती है बाहर से या फिर उनको टिकट दे सकती है? देखिए, हम राजनीतिक पार्टी हैं और सर कोई व्यक्ति फौरी तौर पे मैं जीतने के लिए किसी को ले आऊँ, उसकी विचारधारा कांग्रेस की है या नहीं ये पता नहीं है, और वो व्यक्ति जब तक हमारी मीटिंग्स नहीं चलती तब तक इस तरह का जिक्र नहीं करता, तो ये कभी कभी बहुत डेंजरस भी होता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति के बेटे को टिकट दिया गया कांग्रेस से जिसका बहुत बड़ा हाथ हरीश रावत की सरकार गिराने में उत्तराखंड में रहा, परिणाम सामने आ गए। तो जीत ही इम्पोर्टेंट नहीं होती। जब आप राजनीतिक संगठन को खड़ा कर रहे होते, स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे होते, बॉबी पावर की लड़ाई बहुत पायस है, वो बेरोजगारों की लड़ाई लड़ा था, लेकिन वो कभी कांग्रेस के साथ भी नहीं खड़े रहे। हम उन आंदोलनों में रहे, 7 दिन मैंने लगातार पीसीसी से कार्यक्रम करके गिरफ्तारी भी दी जब इन लोगों को लाठीचार्ज हुआ। बॉबी पावर अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है, लेकिन राजनीतिक रूप से क्योंकि वो चक्राता के रहने वाले हैं, और प्रीतम सिंह जी भी वहीं से हमारे जो आदरणीय साथी हैं, तो बॉबी पवार से कभी खुल के इन विषयों में चर्चा नहीं हुई। और दुर्भाग्य था, अगर चर्चा होती मैं आइडियोलॉजी पे भी बात करता कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो क्या चाहते हैं, और उसके बाद इस विषय में चर्चा हो सकती थी। लेकिन सीईसी की बैठक के बाद इस तरह की बातें आई जो थोड़ा लेट हो गया था। आपको लगता है कि बॉबी जिस पर लड़ाई कर रहे हैं वो मुद्दे सही है? निश्चित ही बेरोजगारों की लड़ाई है, भ्रष्टाचार की वो लड़ाई लड़ रहा है, उन लड़ाई में कोई कमी नहीं है, बशर्ते कि वो लड़ाई किसी एजेंडे को लेकर ना हो। हरिद्वार सीट पर आते हैं, उसके बाद कुछ मुख्य चीजें हैं जिनसे दिल के तार जुड़े हुए हैं। इस प्रदेश के संस्कृति वहीं से जुड़ी हुई है, आपकी भी, हमारी भी, सभी लोगों की। लेकिन पहले थोड़ा हरिद्वार की बात कर लेते हैं। हरिद्वार में जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि हरिद्वार की जो सीट है वो कांग्रेस ने गिफ्ट कर दी है। पहले चर्चा चल रही थी कि हरीश रावत जो आपके वरिष्ठ नेता हैं वो चुनाव लड़ेंगे जी, उसके बाद नाम आया हरक सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे जी। आपकी तरफ से एक वक्तव्य आया कि हमें किसी बड़े नेता को चुनाव लड़ाना चाहिए अगर हमें सीट जीतनी है जी। और मैं भी इच्छा जाहिर करता हूं अगर हरीश रावत जी या हरक सिंह रावत चुनाव लड़ने से मना करते हैं तो मैं लड़ता हूं। परिवारवाद की बात जब हम करते हैं तो बीजेपी अक्सर आरोप लगाती है कांग्रेस पर। कांग्रेस एक लिस्ट बाहर निकाल देती है कि ये बीजेपी की लिस्ट है जिसमें परिवारवाद है। पर अगर हम बात आपकी पार्टी की ही कर लेते हैं, शुरुआत में पहले हरीश रावत, फिर उनकी पत्नी, फिर उनकी बेटी, फिर उनके बेटे, पीसीसी प्रेसिडेंट होने के नाते इसको आप उचित समझते हैं? देखिए, मैं इसमें थोड़ा डिफर करता हूँ आपकी उससे, क्योंकि जब फौजी का बेटा फौजी हो सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, तो एक नेता का बेटा केवल इस वजह से अयोग्य नहीं हो सकता है वो किसी नेता का बेटा है। डिपेंड करता है कि वो वाकई में पॉलिटिशियन है या नहीं है, उसने कितनी लोगों के बीच में जाके काम किया है। यहाँ पर सही और गलत हम कह सकते हैं। जहाँ रहा अनुपमा का बात, तो अनुपमा ने तो प्रूफ किया है, उसने जिस सीट को हरीश रावत हारे थे उस सीट को जीत के आई है। तो यहाँ पर मैं गलती नहीं मानता, क्योंकि वो जीत के आई है और उसने, लोकतंत्र का पैमाने भी यही है कि जिस सीट को हरीश रावत नहीं जीत पाए उसको अनुपमा जीती। तो यहाँ पर मैं इसको गलत नहीं मानता। लेकिन हाँ, पार्टीज़ को ये सोचना चाहिए कि जो पार्टी में आए और कुछ साल मेहनत करे, लोगों के बीच में रहे, लोगों की जो जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करे, तो उनको अगर हम तवज्जो देंगे तो निश्चित ही पार्टी को मदद मिलेगी, और वो होना भी चाहिए। आज की क्या कंडीशन लगती है आपको हरिद्वार की? हरिद्वार में जो पहला दिन था जिस दिन टिकट का था, उससे तो हम काफ़ी ऊपर आए हैं और लगातार वहाँ मेहनत भी हो रही है। जिनसे मुझे थोड़ा लगता था एक एक्टिव होंगे नहीं होंगे, वो भी अब एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं भी लगातार संपर्क में हूँ। अब ये डिपेंड करेगा हमारे प्रत्याशी पे भी, वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं, कितना लोगों को अपने से कनेक्ट कर पा रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। हाँ, हरीश रावत लड़े होते तो इतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अगर हरक सिंह रावत लड़े होते तो? हरक सिंह रावत जी के लड़ने में भी हम तैयार थे, मैं तो चाहता था वो लड़ें, लेकिन ईडी का जो इस बीच चला, उनकी पत्नी को बुलाना, उनकी बहू को बुलाना, उनको बुलाना, कई किस्म के राजनीतिक दबाव थे। ईडी की इस केस की जो डेप्थ है वो भी बहुत अजीब सी है। इसमें अगर पैक कर दिया तो फिर 5 महीने तक बेल नहीं होगी, इस तरह की कई चीज़ें थी। तो वहाँ पर पार्टी को थोड़ा सा संकुचित पार्टी हुई, शंका हुई, क्योंकि ठीक चुनाव सीईसी की बैठक के कुछ दिन पहले ही
अनुकृति जी ने, जो हमारे लैंसडोन से कैंडिडेट भी रहे, उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। तो वो कुछ ऐसे रीजंस रहे जिससे पार्टी को हिचक हुई है, और कहीं ना कहीं कुछ दबाव भी रहते हैं। करण माहरा क्यों नहीं लड़े हैं चुनाव फिर? मैंने आपसे सच बोल दूंगा, मैंने इच्छा नहीं जताई थी। जब पहली स्क्रीनिंग की बैठक आई तो मुझे बताया गया कि वर्कर्स में कई सीनियर वर्कर्स ने और वहाँ के आम लोगों ने, क्योंकि मैं वहाँ कई कार्यक्रमों में उपस्थित रहा था, तो उन्होंने इच्छा जताई थी कि करण मेहरा, हमारी इच्छा की करण मेहरा चुनाव लड़े। यंग है, पिछला कुछ लेखा जोखा उनका ऊपर कोई बैलेंस नहीं है, तो वो ज़्यादा बेहतर लड़ेंगे, क्योंकि कुछ कहने के लिए उनके खिलाफ नहीं होगा। तो ये बातें तो मैंने बोला भी कि मैंने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं हम तुम्हारा नाम स्क्रीनिंग में तो भेजेंगे, बाकी देखेंगे। मैंने उस दिन भी इच्छा जताई थी कि हरीश रावत जी और हर्ष सिंह जी नहीं होते हैं और कोई ऑप्शन अगर नहीं आता तो फिर मैं बेहतर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था जरूर। लेकिन मेरी अंदर से इच्छा थी कि हरीश रावत चुनाव लड़े। हरीश रावत और करण माहरा के बीच में प्रेम कैसा है? देखिए, एक सामान्य, जो एक सामान्य शिष्टाचार वाला है, और क्योंकि मेरी शुरुआत आंदोलन से रही, हरीश रावत जी के अंदर उस बात को लेकर नाराज़ी भी रही होगी, और हालांकि परिवार पूरा हमारा उनके साथ रहा, लेकिन मुझे जो है, जब कई घटनाएं घटी उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे नेशनल पार्टी में होना चाहिए। और हम उत्तराखंड क्रांति दल की जब बात करते थे, ऐसा लगता था कि मेरी ज़मीन मेरी होगी, मेरा खेल मेरा होगा, मेरा बिजनेस मेरा होगा, हम यहाँ ये करेंगे, मूल प्रदेश में हमारी ये चीज़ें होंगी। लेकिन जब वो मैंने देखा कि पार्टी केवल चुनाव में तो दिखती है, लेकिन चुनाव के बाद 5 साल कहाँ जाती है इसका पता ही नहीं चलता, तो मुझे लगा कि मैं गलत रास्ते पे हूँ। और फिर मैंने जब व्यापक सोचा कि मैं लखनऊ पढ़ा, मुझे किसी ने नहीं रोका, मैं और काम करता था तब किसी ने रोका, तो मेरे यही किसी एक लीडर ने ये बात कही। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, मैं बीजेपी में मैं जा नहीं सकता था, क्योंकि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, जो और काम करने के तरीके मुझे पसंद नहीं थे। मैंने कांग्रेस को चुना, कांग्रेस मैंने ज्वाइन करी थी 96 में, 96 के आसपास मैंने ज्वाइन की। मैं उत्तर प्रदेश में भी उस समय महामंत्री रहा यूथ कांग्रेस का। उसके बाद में हल्के हल्के बढ़ते रहा। रावत जी से इतना था कि बड़े आदमी हैं, बड़े नेता हैं, और कुछ चीज़ों में उनके हम समर्थक भी हैं। उनकी विज़न को देख के बहुत रहता था, यार उनके पास पहाड़ को हमको कैसे चलाना चाहिए है, क्या क्या चीज़ों की मूलभूत आवश्यकता उनके दिमाग में ये चीज़ें रहती थी। कुछ चीज़ों को लेकर मेरी नाराज़गी भी रहती थी, जैसे टाइमिंग के पंक्चुअल नहीं होना, 10 बजे का टाइम देंगे सुबह का तो 2 बजे आना, इन चीज़ों को लेके मेरी उनकी खटपट हो जाती थी कि आप टाइम से नहीं आते हैं, आपने ये कर दिया। लेकिन वो सोचते थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पेंशन बढ़ाई, मेरा गांव मेरा मित्र, वृक्ष मेरा मित्र, मेरा गांव मेरी सड़क, दूध में बोनस दे के पलायन को रोकने की कोशिश, इस तरीके के विजनरी रहे। जब वो श्रम मंत्री बने, उस पर उनकी तारीफ थी कि उन्होंने जो पैसा कई वर्षों से वहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो सेस का पैसा, इन चीज़ों का पैसा, उसको वेलफेयर में लगाया मजदूरों के। उन्होंने ही प्रोग्राम निकाले कि भाई मजदूर का एक्सीडेंट होने में ये मिलेगा, बेटी की शादी में ये मिलेगा, उनको औजार मिलेंगे, उनको क्या कहते हैं पढ़ने में मदद मिलेगी, विवाह बेटी का है तो ये मदद मिलेगी। ये हरीश रावत ने किया, वो बहुत ज़रूरी था। लेकिन कुछ कमियाँ भी होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। मेरी कई चीज़ों में उनकी मैं तारीफ़ करता हूँ, कई चीज़ों में मेरी बिल्कुल नहीं बनती। वो कौन सी चीज़ें जिन पे बनती नहीं है आपकी? आपने तारीफ खुल के की है उनकी? नहीं बनने में बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस हैं। मुझे लगता है कि जब मैं प्रमुख का चुनाव लड़ा, ही वॉज नॉट हैप्पी कि मैं चुनाव लड़ूं। जब मेरा इंदिरा हृदय जी का हुआ, वो तो अखबारों में है, इंदिरा हृदय जी जब नेता प्रतिपक्ष बनी, MLAs मेरे साथ थे मैक्सिमम, लेकिन रावत जी ने इंटरवीन किया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने माना, क्योंकि उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि उनके पास एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का पार्टी को फायदा मिलेगा। मैंने स्टेप बैक किया, तो मुझे फिर डिप्टी बनाया गया और एश्योरेंस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उससे मुझे सीखने का मौका मिला। तो मुझे कभी कभी लगता है वो मुझे ही डोंट लाइक मी, लेकिन बाकी सब ठीक है। वो पसंद नहीं करते हैं, बाकी सब ठीक है, तो कुछ बचता नहीं है। एक नया दौर आया है कांग्रेस का उत्तराखंड के अंदर, इसमें नए नेता आए हैं, यंग नेता आए हैं, पुराने लगभग, सही भाषा में अगर कहूँ तो इस चुनाव के बाद से एक्सपोज से होते नजर आ रहे हैं। चुनाव ना लड़ना या बैक स्टेप ले लेना या राजनीति को पार्टी के अंदर ही हावी कर देना, ये सब आमतौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक नई कांग्रेस भी पैदा हो रही है इसके साथ साथ, जिसमें करण माहरा हैं, गणेश गोदियाल हैं, भुवन कापड़ी हैं, ऐसे ही कई अन्य नेता हैं। जो क्या लगता है नई कांग्रेस उस मुकाम तक पहुंच जाएगी दोबारा जो आज से 10 साल पहले इस प्रदेश के अंदर थी?
निश्चित पहुंचेगी, बशर्ते कि देखिए आपने कभी वो बैलून वाला गेम खेला होगा, जब पाँव में बैलून बांधा जाता है, दूसरे के तोड़े जाते हैं, अपना बचाया जाता है। राजनीति बिल्कुल उसी तरीके का है जो अभी तक की है। मैंने जितने हमारे जिला अध्यक्ष बने हैं, आपने देखा सारे यंग हैं जिन लोगों को शायद मौका नहीं मिल रहा था और अच्छे कार्यकर्ता हैं, इसीलिए हम बिना संगठन के, मुझे अभी पीसीसी का संगठन नहीं मिला है, लेकिन मैं केवल जिला अध्यक्षों के भरोसे पिछले 2 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ। मैंने परिवर्तन किया, मैंने बड़ी मीटिंग्स को अवॉइड किया, जो हम देहरादून बुला के 10,000 की मीटिंग करते हैं उसको मैंने ख़त्म किया। उस चीज़ को मैंने स्केडर्ड वे में डिसेंट्रलाइज किया, क्योंकि होता क्या था कि जो गांव के लोग थे, जो साधन संबंध थे, वो देहरादून आ जाते थे। बाकी जो हमारा असली कार्यकर्ता जो रूट्स में, वो नहीं आता। उसको लगता था कि मैं तो उपेक्षित हूँ, मेरी तो कोई सही नहीं है पार्टी में, उसको ऐसा लगने लगा था। ये मैंने गाँव में घूमने में महसूस किया, मैं प्रमुख रहा, क्षेत्र पंचायत रहा, तो मैं गाँव के लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में थी बात। मैंने फिर ये किया कि आप अपने ब्लॉक में करेंगे, आप अपने ज़िले में करेंगे। उसका असर ये हुआ कि अध्यक्ष को लोगों को जोड़ना होता था, तो वो सबको फ़ोन करके बुलाते थे। तो लोगों के ये रिएक्शन है कि साहब 10 साल बाद फ़ोन आया है हमको, आज 12 साल बाद हमको फ़ोन आया। तो उनकी जब भागीदारी होती है, जब आदमी कार्यकर्ता की भागीदारी किसी कार्यक्रम में होती है, वो उसको अपना समझता है और उन मुद्दों से वो जुड़ता है। उसका असर बागेश्वर में दिखा सर। बागेश्वर चंदन राम दास बहुत सॉफ्ट स्पोकन मंत्री, बीजेपी के, उनकी डेथ होती है, पत्नी चुनाव लड़ रही है, 12,000 से हम उनसे चुनाव हारे थे 22 में, और 23 के चुनाव में जब उनकी डेथ हो गई, भारी सिंपैथी लोगों के बीच में थी। हम उस चुनाव को 22-2300 वोटों से हारे। हमने लगभग 10,000 का जो फासला था उसको कवर करा, और वो कवर किया उन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत। कार्यकर्ता, इसीलिए मेरी उम्मीदें कुछ बड़ी हुई हैं। लोग हिसाब लगाते हैं कि साहब इतने विधायक आउट ऑफ इतने हैं तो शायद माहौल हो, ये नहीं होता। आपका जब तक बूथ का कार्यकर्ता आपकी फसल को काट के आपके घर तक लाने वाला नहीं है, तब तक आप कोई भी चुनाव आसान नहीं मान सकते। और साधनों के साथ साथ ये संगठन का नीचे होना बहुत ज़रूरी है। और जो आपने कहा ये जीवित रहेंगे, ये अगर सर्वाइव कर गए 2-3 साल और, तो आप 27 में उत्तराखंड में कांग्रेस की गवर्नमेंट देखेंगे, इस बात की गारंटी देता हूँ। उत्तराखंड के मूल मुद्दों पर आ जाते हैं जी, जो भावनाओं से जुड़े हैं। शुरुआत में गढ़वाल और कुमाऊं की संस्कृति से कर रहा हूँ। गढ़वाल और कुमाऊं की संस्कृति भले अलग है, लेकिन एक मामले में मैंने जो अक्सर महसूस किया है इन 24-25 सालों में, महिलाओं के प्रति एक अलग आदर भाव देखने को मिलता है। प्रदेश के अंदर महिलाओं को सम्मान देखने को मिलता है। उसी प्रदेश के अंदर एक लड़की अपने घर से बाहर निकलती है, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए सपने देखती है, एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने के लिए जाती है। एक बड़ी पार्टी के व्यक्ति के बेटे, जो खुद भी उस पार्टी के सदस्य रहे थे उस समय तक, वीआईपी सर्विस का नाम आता है, माना यह भी जाता है कि रेप हुआ और हत्या हो गई। कहां से शुरुआत की संस्कृति की और कहां पहुंचा दिए सभी नेताओं ने। निश्चित ही मैं उसमें निश्चित ये मानता हूँ कि हम सब दोषी हैं। उसके कारण है जो वनंतरा रिजॉर्ट है, वो कैंडी फैक्ट्री है, भूमि उसके लिए आवंटित हुई और उसमें रिजॉर्ट चला। पहले तो कौन अधिकारी और नेता थे जो वहाँ फ्रिक्वेंट विजिटर्स थे, इसकी बात होनी चाहिए। और वो किसी की गवर्नमेंट रही, कोई भी अधिकारी उस समय रहे हों, उस समय से लेकर अभी तक, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। दूसरा, जब पुलिस ने कमरे को वीआईपी बताया, लोगों में रिएक्शन नहीं आया, ये सबसे दुखद है। अधिकारी कहता है कि साहब फॉरेंसिक जांच में कोई फर्क नहीं पड़ा, डोजर चलने से, आग लगने से, पब्लिक उसमें, और कोर्ट में हलफनामा देता है कि फॉरेंसिक जांच के तथ्य सबूत मिट गए क्योंकि डोजर चल गया, आग लग गई और इतने दिन हो गए। एक ही रिजॉर्ट में जिसमें घटना घटी उसको सील क्यों नहीं किया गया? 17 दिन बाद वहां दोबारा आग कैसे लग गई? जिन पटवारियों ने रिपोर्ट नहीं करी गई उनको सस्पेंड किया गया, उनको दोबारा बहाल कैसे कर लिया गया? अभी केस खुला नहीं, पूरा बहाल कर दिया गया। और बीजेपी लगातार ये कहती है कि साहब कानून पर भरोसा होना चाहिए, न्याय कोर्ट से होगा। न्याय कोर्ट से होता है, लेकिन सबूत, आप इतने कॉन्फिडेंट इसीलिए तो हैं कि सबूत मिटा दिए। जिस नेता ने और जिस विधायक ने अपने ट्विटर हैंडल से ये डाला कि हमने डोजर चला के सजा दे दी है, उनके खिलाफ सबूत मिटाने के मुकदमे दर्ज क्यों नहीं हुए? उनसे पूछताछ आज तक क्यों नहीं हुई? ये बड़े प्रश्न हैं।
करण मेहरा के बार बार जेल जाने से भी न्याय नहीं होने वाला है। नियत नहीं है, पब्लिक खड़ी होनी, जब तक पब्लिक अपने हाथ में नहीं लगी। ऐसे ही 907 बलात्कार के केस हो गए साहब, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, केंद्र सरकार का हुक्म है। 778 लोगों को उठा के ले जाने, बेटियों और बहनों को उठा के ले जाने के केस इस राज्य में हुए हैं। लेकिन कोई बात, और सरकार बेशरम होकर महिला सम्मान के कार्यक्रम कर रही है। आंगनबाड़ी की बहनों को, आशा कार्यकर्ताओं को गाड़ी में ठूस ठूस के लाया जा रहा है, गेट बंद कर दिए जा रहे हैं, पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, शौचालय। लेकिन अखबारों में उसमें दिखाया जा रहा है कि साहब महिला सम्मान। और कैसा महिला सम्मान जब अंकिता को न्याय नहीं। हाथी परकला में मंत्री के घर के सामने एक लड़की का बलात्कार होता है, उसका मर्डर हो जाता है। हरिद्वार में इनका किसान मोर्चे का अध्यक्ष मोलेस्ट करने के केस में आता है, जब पब्लिक आ जाती तब आता है। किरण नेगी का कुछ पता नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। पुरौला में जहाँ हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट करने की कोशिश, 3 SC ST की बहनों का बलात्कार हुआ है, माइनर भी है। आज तक ना तो उनको पोक्सो एक्ट के तहत जो मिलना चाहिए वो ना मिला, और जो समाज कल्याण की तरफ से जो पैसा धनराशि एक कानून के तहत है कितना मिलेगा वो नहीं मिली। तो इस राज्य में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। और जो आपने बात की बेटियों की बात, बेटी तो पूरे देश में वही हालत है। मणिपुर में मुख्यमंत्री बेशर्मी से कह रहा कि ये 2 औरतें नहीं है, ये तो सैकड़ों ऐसे केसेस हुए हैं। तो इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया, क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री वहाँ? एक मिट्टी से निकली हुई बेटी, जो जिसके गरीब माँ बाप ने अपनी बेटी को मिट्टी के दंगल में कुश्ती करना सिखाया, वो देश के लिए मेडल लेके आती है, वो परेशान होकर अपना मेडल छोड़ दे रही है, वो परेशान होकर अपनी कुश्ती त्याग दे रही है, और इस देश के राजनेताओं को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दोषी तो सब है सर, मैं भी हूँ, पब्लिक भी है। दूसरा मुद्दा आता है पहाड़ प्रदेश की। जब हम बात करते हैं तो अधिकतर जो जॉब की जब हम बात करते हैं, 2 ही चीज़ें होती है। अभी आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि ये प्रदेश 3 चीज़ों में बटा हुआ है, जिसमें हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर भी है। फिर फौज की बात आपने की, तो अब आप फौज की नौकरी देने की बात कर रहे हैं या 4 साल के लिए एक उन्हें स्टाइफंड देने की बात कर रहे हैं? अग्निवीर का जिक्र कर रहा हूँ मैं सर। अग्निवीर योजना देश की सीमाओं के लिए खतरा है। अग्निवीर योजना मेरे पहाड़ के लिए तो कोड है। मेरे यहाँ की गाँव की इकोनॉमी आज भी 50% से ज़्यादा इकोनॉमी रिटायर्ड लोगों की पेंशन से, घर आने वाले मनी ऑर्डर से, और जो हमारे सूबेदारानी नायक की पत्नी, कैप्टन साहब की पत्नी गाँव में रहती हैं, उससे चलता है। और जब वो कैप्टन साहब नहीं रहेंगे, वो सूबेदारानी नहीं रहेगी, तो वो इकोनॉमी कहाँ से जाएगी, पलायन बढ़ेगा। बच्चे 4 बजे दौड़ते हुए मिलते थे कि दादा बढ़ती है अगले महीने, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो बच्चा आज नहीं दिख रहा है। कहीं चले जाइए, सुबह आपको 4-5 बजे दौड़ने वाले बच्चे नहीं दिख रहे, क्योंकि अब मोटिव नहीं है। उनको पता है कि पापा जैसी वर्दी नहीं मिलने वाली है, पापा जैसे स्टार नहीं मिलेंगे। ये कहते हैं कि साहब 25% तो हम रख रहे हैं, कंपटीशन होगा। पहले देश में बेरोजगारी है, आप क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ जाएंगे बाकी लोग? और हमारे पहाड़ में एक सबसे दुखद बात ये हो रही है कि अब तो बच्चों की शादी नहीं हो रही। अग्निवीर को कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत सारी दुश्वारियां हैं, और ये उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, इनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हिमाचल मंदिरों से सोना चोरी के आरोप भी आ रहे हैं, क्या है ये मामला? देखिए, कुछ साल पहले अखबारों में आया कि किसी व्यक्ति ने 230 किलो सोना दान दिया है केदारनाथ को। अखबारों में छपा, फोटो आई कि 19 घोड़ों में जो है वो सोना ले जाया गया। कई करोड़ों की शादी लगी हुई थी। हालांकि भोला बाबा तो भस्म से प्रेम करते हैं, सोने से तो अगर होना चाहिए था तो ठाकुर जी का होना चाहिए था, श्रृंगार या बद्रीनाथ जी का होना चाहिए था। भस्म रमाने वाले के यहाँ सोने का काम नहीं था, लेकिन दिया गया। और अचानक ये पता चला कि वो साफ सोना तो 230 किलो है ही नहीं, 7 किलो है। वो भी पानी करके पॉलिश लगाई गई थी, पीतल था, और पॉलिश भी बह गई कई। तो उसमें बहुत सारी हम लोगों ने मांग की, हमने प्रेस भी करी, हमने उसमें हंगामा भी किया। वहाँ के पंडा पुरोहितों ने भी शिकायत की। उन्होंने कहा भाई जाँच होनी चाहिए। गया कहाँ, 223 किलो सोना बहुत ज़्यादा होता है। मुझे उम्मीद थी बार बार केदारनाथ आके अपना फोटो सेशन कराने वाला प्रधानमंत्री है, गुफा में ध्यान करने वाला प्रधानमंत्री है, शायद कुछ करेगा, पर जांच तक नहीं बैठी। गोदियाल जी ने इसमें प्रेस, क्योंकि वो भी मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कई पुरानी घटनाएं बताई थी, और उसके बाद भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो राम का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं, वो उस राम की किस मर्यादा का पालन कर रहे हैं? झूठे बेर खा के सबरी को मान देने वाले लोगों के राज्य में अंकिता हो रहा है,
और जिसने धोबी के कहने पे केवल अपनी प्रजा की शंका को समाप्त करने माता का त्याग किया हो, उस आदमी के नाम से राजनीति करने वाले लोग इतने बड़े आरोप विपक्ष लगा रहा है कि 223 किलो सोने के आपने जांच नहीं कराई, आज तक जांच नहीं बैठा रहे, तो इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी। अभी आ रहे हैं, सवाल पूछेंगे? निश्चित ही करीब पहुंचने का मौका तो मिलने निश्चित ही हम 5-6 प्रश्नों का वो है, हम जो वो तो कहाँ जवाब देंगे, तो मन की बात करते हैं। मन की बात आप पूछेंगे उसका उत्तर थोड़ा देते हैं प्रधानमंत्री। आज तक कोई प्रेस तक नहीं की उन्होंने। मोहनी बाबा कहते थे हमारे मनमोहन सिंह को, जिसने इकोनॉमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन जो असली मोहनी बाबा है, जो गप्पे मारता है, जो नाली की गैस से गैस जलवा देता है, जो बादलों के आड़ में अटैक करा देता है, रडार नहीं पकड़ते बोलता है, ऐसे महान प्रधानमंत्री से हमको उम्मीद भी नहीं कि हमारी बात का उत्तर देंगे। लेकिन हम पब्लिक से प्रश्न पूछेंगे और वो प्रश्नावली हमारी बनी है, उन प्रश्नों को लेकर हम पर्चे बांटेंगे, पब्लिक से प्रश्न करेंगे और पब्लिक आकलन करेगी। एक और सवाल है मेरा, उसके बाद फिर मैं आपका बहुत सारा वक्त लिया, थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में आपके जा रहा हूँ कि अगर आप यहाँ राजनेता नहीं होते तो क्या होते? सर बचपन से सपना तो, क्योंकि रानीखेत कुमाऊं रेजिमेंट का घर है, बचपन से सपना तो ये था कि फौज में जाऊंगा, ऑफिसर बनूंगा। लेकिन 12th करते करते घर के हालात ख़राब हो गए, फिर काम धाम भी करना पड़ रहा था क्योंकि ज़रूरतें थी, और काम करने के साथ साथ पढ़ भी रहा था। फिर लगा कि लॉ कर लेना चाहिए, और जब लॉ की डिग्री मिली तो फिर लगा कि यार इसमें तो इस्टेब्लिश होने में 3-4 साल लगेंगे, क्योंकि शुरू में तो कुछ मिलना नहीं है और मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो फिर मैं छोटे मोटे काम धंधों में आ गया। मैं लॉ करने के बाद प्रैक्टिस नहीं कर पाया, और उसके बाद विपिन त्रिपाठी जी से संगत हो गई। उन्होंने हमको लीसा लकड़ी पत्थर चोर वाली कहानियाँ सुनाई, तो हमारे दिमाग में बैठ गया कि मुझे तो अब इसमें जाना चाहिए, और मैं सक्रिय हो गया सामाजिक चीज़ों में। और उसके बाद जब कांग्रेस ज्वाइन की तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि मेरे विज़न क्या होने चाहिए। हमने स्टडी करनी स्टार्ट की, पिताजी की डायरियाँ पढ़नी स्टार्ट की, पिताजी ने जो बताया उनका आकलन करना स्टार्ट किया। दुर्भाग्य से उनके साथी कोई नहीं रहे, नहीं तो मदन चंद्रशेखर जी उनके मित्र थे, 15-15 दिन मेरे घर में आके रहते थे। चौधरी चरण सिंह जी मेरे घर आते थे, केसी पंत जी मेरे घर आए हैं कई बार। नारायण दत्त तिवारी जी को पहला चुनाव मेरे फादर ने लड़ाया था प्रजा सोशलिस्ट से। और उन सारी चीज़ों को लेकर फिर मंथन करने के बाद मैंने निर्णय किया मुझे राइट स्ट्रीम में चलना है, मुझे कांग्रेस की जो विचारधारा उसके साथ चलना है। हालांकि यहाँ कई किस्म के संघर्ष भी हैं, और जो लोग आइडियोलॉजी से जुड़े रहे लोग होते तो कभी पार्टी नहीं छोड़ते। राजनीति आपके हिसाब से अच्छी होती है या नहीं? सर अगर आप ये देखें कि मेरे को लोक हित में काम करना है और आप कर पा रहे होते तो अच्छी है, लेकिन जिस तरीके के द्वंद्व हैं और जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस लोगों से हो गई वो बहुत ख़राब है। जब मैं पिताजी का देखता था तब ट्रंक कॉल होती थी या कॉल होती थी, बहुत रेयर होता था कि लोग कर रहे हैं, लोग मिलते भी कम थे, आदमी नेता खुद जाता था। अब आप खाना भी ठीक से नहीं खा सकते हैं, आप इवन नहा भी नहीं सकते, आपका 24 घंटे फ़ोन बजता है, 24 घंटे। उसके अलावा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे हो जाती है कि आप चाह के भी घर नहीं जाते। मैं उदाहरण दूंगा, खड़गे साहब की जिस मीटिंग थी, रात को 11:30 बजे फ़ोन आया कि आपकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई। मैं स्टेज का काम करवा रहा था, मजबूर था क्योंकि पार्टी प्रेसिडेंट हूँ। दिन भर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, रात भर नहीं बताया। मैं खड़गे साहब की मीटिंग होने तक मैं अपने आप को सामान्य बना के रखा। वो बहुत कष्टकारी होता है जब आप एक्सप्रेशंस में, अपने काम करने के तरीके में लोगों को एहसास ना होने देने की एक जिम्मेदारी जब आपके ऊपर होती है तो बहुत बहुत कष्ट होता है। जब आपकी बच्चों को कोई तकलीफ़ हो रही है, आप वहाँ पर नहीं होते हैं और आपको पता होता है ऐसा हो रहा है, वहाँ पर बहुत तकलीफ़ होती है। उसी लिहाज से कहीं कहीं दिक्कत भी है, और बाकी ठीक है। बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं आप? वो उन पर छोड़ा हुआ है, बेटियों पे कोई दबाव नहीं है। बड़ी वाली क्योंकि 9th में वो चेंज 1-2 साल पहले कुछ कहती थी, अभी वो कुछ और कहती है। अब 12th करते करते उसका दिमाग कहाँ को जाएगा। मैंने फ्री छोड़ा, आजकल फुटबॉल खेल रही है और पढ़ने में अच्छी है। छोटी वाली पढ़ने में बहुत अच्छी है लेकिन पढ़ने को समय नहीं देती, उसके अलग सपने। वो बोलती है मैं बिज़नेस करूँगी, अभी से बोलती है कि बिज़नेस करूँगी। तो अब वो जो भी जिस लाइन में जाएंगे, मैं एक अच्छे फादर के तौर पर उनको मदद करने का काम करूँगा। मैं क्योंकि ज़्यादा पॉलिटिक्स भी नहीं करना चाह रहा, आपके कैमरे में ही कह रहा हूँ। शायद मैं 60-62 साल में राजनीतिक जो मेरा जीवन है इससे मैं अलग हो जाऊंगा, और मैंने अपना एक फिक्स किया कि मेरे को उतना ही साल करना है। उसके बाद मैं अपने परिवार को, अपने पार्टी पे बोझ नहीं बनना है आपको, जिद्दी नहीं बनना है आपको? नहीं, मैं सोचता हूँ सम्मानजनक ढंग से आदमी को हट जाना चाहिए। जो राय लेने आएंगे उनको राय दिया करूँगा, कहीं मदद करने की ज़रूरत होगी तो उनकी मदद भी करूँगा,
पार्टी के संगठन में कहीं मेरी वैसी ज़रूरत होगी, ऊपर के लेवल पे कहीं जाना आना है, उसको मैं करूँगा। लेकिन मैं अपना मैक्सिमम टाइम अपने परिवार को, अपने जीवन को, जो मेरे लक्ष्य हैं मनुष्य बनने के, उस ओर को लगाऊंगा। करण महाराज को कुर्ता पजामा पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है या जीन्स पहनना ज़्यादा अच्छा लगता मुझे जीन्स और टी शर्ट पहनना ज़्यादा पसंद है? फटी जीन्स पसंद है आपको? मेरे को कुछ भी मिल जाए सर, मैं आई फील कंफर्टेबल इन दैट। आपके एक करीबी नेता हैं, उनको फटी जीन्स से ऐतराज है, इसलिए मैंने फटी जीन्स का जिक्र किया। मैं ये नहीं मानता, ये आदमी का अपना होता है, वो क्या खाए, वो क्या पहने, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके बोलने से, उसके आचार विचार से उसकी पर्सनैलिटी झलकनी चाहिए। पहला इंप्रेशन हो सकता है थोड़ी देर के लिए कुछ और हो, लेकिन जब आदमी वार्ता करता है, बातचीत करता है, उसमें क्या इंप्रेशन जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मेरा ये मानना है कि जो आपको जानता नहीं वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ना भी नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल जो शुरू में करना चाहिए था, हॉबीज़ क्या है करण महाराज की? मेरी हॉबीज़ हैं घूमना, ट्रैक करना, खेलना बहुत पसंद है, पढ़ना बहुत पसंद है, और मूवी देखना पसंद है, लेकिन 3-4 साल से नहीं देख पाया हूँ। मौका नहीं लग पाया जी, मौका नहीं लगा। मैंने बहुत सारे नेताओं से बात की मेरे अभी तक 17-18 साल की टीवी करियर में, पर आप बहुत खुलकर बोलते हैं, बिना डरे बोलते हैं, अच्छी बात है। करण महाराज से हमने बात की और बड़े खुलकर बात की। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बहुत कम नेता होते हैं जो खुलकर सारी बात करते हैं, करण महाराज उनमें से एक है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।